और चलिए अब तफसील से जानेंगे तमाम अहम खबरें। विधानसभा में बजट सत्र का आज 5वां दिन है। दोपहर 2 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। सुखू सरकार के पहले बजट पर सामान्य चर्चा होनी है। सदन में दिन भी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। डी नोटिफिकेशन को लेकर विपक्ष हमलावर है। प्रश्नकाल में विपक्ष फिर प्रदर्शन कर सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा के बजट सत्र का आज 5वां दिन है। 2 दिन के अवकाश के बाद 2 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। ऐसा माना जा रहा है कि बजट पर सामान्य चर्चा की शुरुआत नेता प्रतिपक्ष करेंगे। इससे पहले सीएम सुक्खू ने सदन में बजट पेश किया है, उसी को लेकर सामान्य चर्चा की शुरुआत करेंगे नेता प्रतिपक्ष। इसके अलावा एक बार फिर से कई अहम मुद्दों पर गतिरोध देखने को मिल सकता है। और सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी रणबीर का, ज्यादा जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणबीर, 2 बजने में कुछ ही समय बाकी है और सदन के बाहर, विधानसभा के बाहर किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? 2 दिन के अवकाश के बाद आज ये कार्यवाही एक बार फिर से रिज्यूम होने जा रही है। रणबीर। जी हाँ जैस्मिन, देखिए बाहर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन सदन के भीतर जो है तपिश बहुत ज्यादा है और थोड़ी देर में ये भी साफ हो जाएगा क्या सदन के बाहर भी इसी तरह की तपिश जो है विपक्ष की तरफ से देखी जाएगी। तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर हल्की बारिश हो रही है तो कुछ एक मंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं, डिप्टी सीएम यहाँ पर पहुंच चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अभी राज्य सचिवालय में थोड़ी देर में मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। जो जानकारियां निकल कर आ रही है, देखिए जैस्मिन, हमने विधानसभा सत्र की शुरुआत से ही देखा, शुरू के जो 3 दिन थे लगातार विपक्ष ने यहाँ पर हंगामा किया है। खासकर शुरुआती दिन को अगर हम देखें विधायक निधि को लेकर, दूसरा दिन संस्थानों को बंद करने को लेकर, डी नोटिफिकेशन को लेकर, तो अलग अलग तरह के प्रदर्शन यहाँ पर विपक्ष की तरफ से किए गए हैं। और आज भी अभी कयास तो यही लगाए जा रहे हैं, यहाँ पर थोड़ी देर में जब विपक्षी आएंगे तो शायद यहाँ पर एक प्रोटेस्ट किया जाएगा। बजट वाले दिन हमने देखा था कि यहाँ विधानसभा परिसर में नारेबाजी की और सदन के बाहर तक विपक्षी सदस्य जो है नारेबाजी करते रहे। लेकिन बजट सत्र था तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बजट के लिए जो है विपक्ष को यहाँ पर रुकना था सदन के भीतर। तो आज ये उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद इसी तरह ये भी हो सकता है। और दूसरी आपको जानकारी दे, दोपहर 2 बजे, ठीक 2 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण रहता है, उसमें भी विपक्ष के पास मौका है। जब से सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष का विधायक पूछे, चाहे वो विपक्षी विधायक पूछे, तो वहां पर भी एक मौका बनता है। और यहाँ पर आज जिस तरह से सामान्य चर्चा होनी है बजट पर, इसकी शुरुआत परंपरा के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष ही करते हैं, तो वो यहाँ पर जो बजट पेश किया गया 2022-23 का, उस पर चर्चा की शुरुआत नेता प्रतिपक्ष करेंगे। तो ये एक बड़ा मौका विपक्ष के पास है कि सत्ता पक्ष को घेरने का। और यहाँ पर देखना होगा कि जब सामान्य चर्चा के दौरान किस तरह से नेता प्रतिपक्ष हमलावर रहते हैं। बजट के बाद तो हमने ये देखा कि उन्होंने ये कहा कि सरकार ने किस तरह से जो केंद्र सरकार की जो योजना है, केंद्र से जो प्रायोजित है, उनका जो है श्रेय लेने की कोशिश यहाँ पर की। कुछ पुरानी योजनाओं को बंद कर दिया गया और कुछ का नाम यहाँ पर बदल दिया। और एक और मौका यहाँ पर होता है कि जिस तरह का बजट पेश किया गया है, 53,413 करोड़ का सप्लीमेंट्री बजट भी 2 दिन पहले, बजट से 1 दिन पहले पारित हुआ है। तो यहाँ पर कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिनमें बजट की कमी होती है, तो जाहिर सी बात है उसमें बढ़ोतरी की भी मांग यहाँ विपक्ष की तरफ से की जा सकती है। तो कुल मिलाकर ये देख सकते हैं कि से विपक्ष के तेवर है, तो जाहिर सी बात है कि सदन तो गरमाएगा ही। जैस्मिन। बिल्कुल बिल्कुल रणबीर, ये तो हो गई बजट से जुड़ी हुई बातें कि सामान्य चर्चा होनी है। बजट पर नेता प्रतिपक्ष जिसकी शुरुआत करेंगे, प्रश्नकाल में हंगामा भी इसको लेकर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा क्या सदन की कार्यवाही में आज ऐसी कोई गुंजाइश है जिस अहम मुद्दे पर चर्चा हो सकती है? कुछ ऐसे प्रश्न लगाए गए हैं जिनका जवाब दिया जा सकता है? देखिए, प्रश्नकाल में तो सामान्य तौर पर अभी तो हमने देखा कि इस सत्र में प्रश्नकाल हो नहीं पाया है। एक दिन थोड़ी बहुत कोशिश जो है हुई है, लेकिन शोर शराबे हंगामे के बीच 2-3 क्वेश्चन ही लग पाए हैं।
तो प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण रहता है। आज के प्रश्नों की अगर हम बात करें, ज्यादा पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग के प्रश्न लगे हुए हैं और कुछ जो है शिक्षा से संबंधित है, सड़क को लेकर मुद्दे हैं, तो काफी अहम जो प्रश्न इसमें लगे हुए हैं। प्रश्नकाल में देखना होगा कि अगर प्रश्नकाल सही तरीके से चलता है तो जनहित के जो मुद्दे हैं वो प्रश्नकाल के माध्यम से उठते हैं, जो जानकारी आम जनता तक पहुंचे सदन के माध्यम से, क्योंकि सदन ही एक ऐसा माध्यम है जहां पर आपको किसी आरटीआई की जरूरत नहीं होती है। जो सदस्य होते हैं विधानसभा के, वो सरकार से प्रश्न पूछते हैं और जानकारी देनी पड़ती है। जी जैस्मिन। बिल्कुल बिल्कुल रणबीर, आपसे कुछ ही देर बाद कार्यवाही शुरू होगी। बहुत शुक्रिया रणबीर हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। शिमला नगर निगम अब शहर में बनी सेंट्रल गवर्नमेंट की बिल्डिंग से सर्विस टैक्स लेने की तैयारी में है। इसके लिए 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं। इसमें नगर निगम की सभी सेवाएं ली जा रही हैं। उन बिल्डिंग्स को 75%, पार्शियल सेवाओं के लिए 50% और किसी भी सेवा का प्रयोग ना होने पर 33.5% टैक्स वसूला जाएगा। इन बिल्डिंगों से करीब 20 सालों से सर्विस टैक्स नहीं लिया गया है। नगर निगम ने ऐसी बिल्डिंगों की पहचान की है जो ब्रिटिश काल में बनी हुई है, सन 1950 के समय की बनी। अब भी बिल्डिंगों को टैक्स चुकाना होगा। तो अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां 20 सालों से पुरानी बिल्डिंग्स से अब सर्विस टैक्स वसूलने की तैयारी है। आपको बता दें कि शिमला नगर ने यह तैयारी कर ली है। इसको लेकर एक प्रपोजल भी बनाया है। शहर में बनी सभी सेंट्रल गवर्नमेंट की बिल्डिंग से अब सर्विस टैक्स वसूला जाएगा। इसके लिए 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं। नगर निगम की सभी सेवाएं जिस बिल्डिंग में संचालित हैं उसमें 75% टैक्स, पार्शियल सेवाओं के लिए 50% और किसी भी सेवा का प्रयोग ना होने पर भी 33.5% टैक्स अब सेंट्रल गवर्नमेंट की बिल्डिंग से वसूला जाएगा। ज्यादा जानकारियों के साथ कपिल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। कपिल, इसको लेकर एक प्रपोजल भी तैयार किया जा चुका है। किस तरीके से नजर आ रहा है इस प्रपोजल का ढांचा और तफसील से बताइए कि कितनी ऐसी बिल्डिंग्स हैं शिमला में जिनसे 20 सालों से टैक्स नहीं वसूला गया है और अब नगर निगम ने इसकी तैयारी की है। कपिल जी बिल्कुल, एमसी के बजट में ये प्रपोजल सरकार को भेजा गया है कि शहर की जो 184 बिल्डिंग है नगर निगम ने चिन्हित की है, जिनसे अब जो है टैक्स वसूलने की तैयारी एमसी कर रहा है। और ये जो सारी बिल्डिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। इससे पहले उनसे जो टैक्स नहीं वसूला जाता था। अब जो है एमसी ने एक प्रपोजल तैयार किया है जिसमें 75% टैक्स जो सेवाएं ले रही बिल्डिंग उनसे और पार्शियल सेवाओं में जो यूज कर रही है उनसे 50% अब जो है टैक्स उन्हें चुकाना होगा। जी, टोटल कितनी ऐसी बिल्डिंग्स हैं शिमला में जिन पर ये टैक्स वसूला जाएगा? 184 के करीब जो बिल्डिंग है जिन्हें अभी तक जो चिन्हित एमसी शिमला ने किया है। ठीक है कपिल, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। वहीं राजधानी शिमला से एक और बड़ी खबर, बल में प्रस्तावित हवाई अड्डे का ये पूरा मामला है। सीएम सुक्खू से बल बचाओ किसान संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। भूमि अधिग्रहण और अन्य समस्याएं उन्होंने सीएम के सामने रखी। लंबे समय से ये विवाद चला आ रहा है। बल में प्रस्तावित हवाई अड्डे को लेकर ये पूरा विवाद है, जिस संदर्भ में सीएम सुक्खू से बल बचाओ किसान संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की है। भूमि अधिग्रहण और अन्य समस्याएं उन्होंने सीएम सुक्खू के सामने रखी हैं। और खबर चंबा से, जहां एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये भूकंप के झटके सुबह 8:08 पर महसूस किए गए, जिसकी वजह से लोग दहशत में आ गए हैं और अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। हालांकि अभी तक कहीं से जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। आपको बता दें कि चंबा को भूकंप के मद्देनजर बहुत ही संवेदनशील माना जाता है। ये सेस्मिक जोन 5 में पड़ता है, इस लिहाज से चंबा बहुत सेंसिटिव है। और सुबह 8:08 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। कुछ वीडियोस भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये चंबा से सामने आए हैं। सुबह 8:08 पर भूकंप के मध्यम से तेज झटके
चंबा में महसूस किए गए हैं, जिस वजह से लोग काफी सहम गए, अपने घरों से बाहर निकल गए और अभी भी काफी हद तक डर का माहौल चंबा में बना हुआ है। हम पाए थोड़ी देर पहले चंबा में, हम डर के मारे बाहर आ गए सारे, और ऐसे झटके लगते रहते हैं जब हमें बहुत डर लगता है। हम भगवान से ही, शिव जी भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा नुकसान ना हो। भी ऊपर जब रूम में थे हम तो वहाँ हल्का सा भूकंप का झटका आया, तो इस वजह से देखो सारी ये पब्लिक बाहर आ गई हुई है। चंबा में वैसे तो भूकंप आते रहते हैं थोड़े थोड़े झटके, लगता है ये वो भी ना जैसे, पर चलो भोले भंडारी की नगरी है ये, यहाँ कोई नुकसान की अभी तक तो कोई खबर है नहीं, लेकिन सारी पब्लिक जो है वो डर के ना बाहर, देखो बाहर सारे आए हुए हैं। ये आगे बढ़ेंगे खबर लाहौल घाटी से, जहां पिछले 3 दिनों से मौसम खराब चल रहा है। घाटी के ऊंचाई वाले इलाके बारालाचा, कुंजुमजोत, रोहतांग दर्रे पर बर्फबारी हो रही है, जबकि घाटी के निचले इलाकों में हल्की बारिश के साथ बर्फ के फाहे गिर रहे हैं। लगातार मौसम खराब रहने से तापमान में जबरदस्त गिरावट दर्ज की जा रही है और कई जगह पर तापमान -8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 21 मार्च तक मौसम खराब रहने और बारिश और बर्फबारी का अनुमान भी जताया है। आगे बढ़ेंगे, किन्नौर में बारिश और बर्फबारी से तापमान में कमी आई है। किन्नौर कैलाश के पहाड़ और ऊंचाई वाले गांवों में रात से हल्की बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश होने से पूरे किन्नौर में शीतलहर चल रही है। बारिश और बर्फबारी होने से किसान और बागवान, ये बारिश नकदी फसलों सेब, काला जीरा, बादाम और अन्य फसलों के लिए अमृत के समान मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। लाहौल स्पीति की 100% आबादी खेतीबाड़ी और बागवानी पर ही निर्भर है। हालांकि पिछले 2 दिन से हो रही बर्फबारी और बारिश अमृत के समान मानी जा रही है, लेकिन पिछले 2 से 3 सालों में बर्फबारी में कमी बड़ी चिंता का विषय बनी हुई है। यहाँ दर्जनों पंचायतों में सूखे जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में मुरिंग पंचायत, तांदी पंचायत, गोहरमा पंचायत और जहलमा और वार पंचायत के गांव हैं। किसान और बागवानों का कहना है कि यदि यही स्थिति रही तो उन्हें अपने खेत खलिहान को बिना बीज के ही छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने सरकार और प्रशासन से सिंचाई पानी को समय पर उपलब्ध कराने की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि लाहौल घाटी में दर्जनों सिंचाई कुल के निर्माण में करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन इन कुल्हों का लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है। कुछ वर्षों से बर्फबारी कम होने के कारण हमें कई सिंचाई के पानी और पेयजल की काफ़ी समस्याएं हो रही है। वर्ष 2022 में भी बर्फबारी कम होने के कारण सिंचाई के लिए हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस साल 2023 में भी बर्फबारी कम होने की वजह से सिंचाई के पानी की काफ़ी समस्याएं आने वाली है। हमारा सरकार और विभाग से निवेदन है कि समय रहते हमें सिंचाई के पानी की उचित व्यवस्था की जाए। इस साल जो हमारे सर्दियों में बर्फबारी की बहुत ही कमी हुई है, ना के बराबर समझो, तो पानी की दिक्कत हमारे इस पंचायत में, पूरे वार पंचायत में पानी की किल्लत होने वाली है। तो तोजिंग गांव का एक साइफन स्कीम से चला हुआ पानी है, तो जो अभी पूर्ण नहीं हो पाया है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस और थोड़ा कार्य की प्रगति के लिए कोशिश करें, ताकि हम लोग अपने पानी का गुजारा कर सकें। आगे बढ़ेंगे। शिमला समेत पूरे प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। दोपहर बाद से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे प्रदेश भर में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने 21 मार्च तक मौसम खराब रहने की आशंका जाहिर की है और इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। और अपना हिमाचल में खबरें अभी बाकी हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।
प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। लड़की तेरा नाम क्या है, पूछे वाले पूछे तो बता तेरी पहचान क्या है। तेरा नाम गूंजेगा तो उठेगा एक तूफान, हिलेगी जमीन मचेगा घमासान। तेरा नाम गूंजेगा जब हर गली हर मकान देखेंगे फिर गेम तेरी से। ये है शुरुआत तेरी, अब हर जुबान पे होगी बात तेरी। देखिए पहला टाटा वुमेन्स प्रीमियर लीग 4 मार्च से जियो सिनेमा पर बिल्कुल फ्री। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। शिमला के दीनदयाल उपाध्याय जोनल हॉस्पिटल में साल में सेवा 2 लाख के करीब ओपीडी रहती है। यहां शिमला, सिरमौर, सोलन और किन्नौर के लोग इलाज कराने आते हैं। शहर के बीचों बीच बने इस हॉस्पिटल में लोगों को आने जाने में सहूलत हो तो रहती है, लेकिन ओवर क्राउडिंग की वजह से इलाज के लिए इंतजार करना पड़ता है। यहाँ पर गाड़ी पार्क करने के लिए पार्किंग की सुविधा नहीं है, जिससे मरीज और उनके साथ आए तीमारदारों की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। एमएस डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा का कहना है कि स्टाफ के ऑफिस कहीं और शिफ्ट कर दिए जाएं तो हॉस्पिटल में स्पेस बढ़ सकता है। जब ये अस्पताल बना था 1855 का बना, 1885 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था, तो उस समय शायद ही किसी के पास गाड़ियां थी। तो ये चीजों को समय पर ध्यान देने की जरूरत है और उसके लिए पर्याप्त स्थान है। लेकिन ये सारी जगह जो पुरानी हेरिटेज कई बिल्डिंगें बनी है, तो इस वजह से हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी ब्रिज के साथ 15-20 गाड़ियों की पार्किंग का स्पेस निकल रहा है, तो उसमें हम प्रयासरत हैं। और जब फेज शुरू होगा तो उसमें ये प्रोविजन शुरू से ही रखा जाएगा कि 150-200 गाड़ियों की अगर यहाँ पे पार्किंग होती है तो निश्चित रूप से आज सभी के पास गाड़ियां हैं और लोग दूर दूर से आ रहे हैं और उनको जगह मिलेगी। जहां कश्मीर और जम्मू में फर्क काफी है, उनसे इनकार कोई कर नहीं सकता। मौसम के लिहाज से हो, रहन सहन के लिहाज से हो। आजकल एक चीज जो है दोनों तरफ में बराबर है, वो है लोगों की नाराजगी, लोगों की परेशानी, लोगों का दुख, दर्द, लोगों में मायूसी। हालात देख के आज लोग परेशान हैं। मैं जहां जाता हूं वहां लोगों के चेहरों पे मैं मुस्कुराहट ढूंढने की कोशिश करता हूं, वो मुस्कुराहट दिखता नहीं।
थोड़ी देर के लिए हम ऊपर ऊपर से हंसते हैं, लेकिन अंदर अंदर से दिल में जो है, जो दुख है, जो परेशानी है, वो सुनाएं हम तो किसको सुनाएं? सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। जहां देखें लोग मायूस, जिनके पास जमीन का छोटा टुकड़ा, आज वो इस बात से परेशान कि कब हुकूमत का कोई ऑर्डर आएगा और हमें अपनी जमीन से अलग किया जाएगा। जिन जमीनों का मालिकाना हक बाबा-ए-कौम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने यहां के लोगों को दिया, उन जमीनों पे आज इन लोगों की नजरें हैं। बजाय ये कि यहां लोगों को पानी फराहम करने के लिए टैंकर खरीदें, बजाय ये कि बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए बस लाएं, बजाय ये कि मरीज को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस खरीदें, इन्होंने सबसे ज्यादा अगर गाड़ियां खरीदी तो बुलडोजर खरीदे, सबसे ज्यादा। मैं हैरान हुआ जब पिछले दिनों मैंने श्रीनगर में तस्वीरें देखी, जैसे अभी हमने मोटरसाइकिल का रैली निकाला, उसी तरह इन हमारे हुक्मरान ने कश्मीर में बुलडोजरों का रैली निकाला, लोगों को डराने धमकाने के लिए। और एक नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 100 बुलडोजर खरीद के पूरे 100 के 100 लाइन में लाके वहां दिखाया लोगों को कि देखो जी, हमने ये बुलडोजर लाए हैं, अब एक एक करके नहीं, 100 गाड़ियां निकाल के हम आपके मकान जो है तहस नहस करके गिरा के आपकी जो ये जमीन है हम छीन के आपसे वापस ले लेंगे। जब लोगों ने एहतजाज किया, जब नाराजगी हुई, जब यहां माहौल थोड़ा उल्टा हुआ, तो जो हमारे यहां जम्मू कश्मीर में बैठे हुए हुक्मरान हैं, उनको अकल नहीं आई। दिल्ली से उनको डंडा पड़ा कि आप क्यों लोगों को नाराज कर रहे हो, रोक दो। तो अचानक उन्होंने ऐलान किया कि आप चलो फिलहाल बंद। जब बुलडोजरों से लोगों को तंग करना बंद हुआ तो फिर एक नया हरबा, चले ना, जिनके मकान हमने छोड़ दिए उन मकानों पे हम टैक्स लगाएंगे, प्रॉपर्टी टैक्स। फिर साथ में यह भी कहा कि ज्यादा नहीं होगा, हमारी कमाई बहुत कम रहेगी। अरे ना, अगर आपकी कमाई कम रहेगी तो करना क्यों? मैं मानता अगर अरबों में आप कमाते, उसका यहां फिर इस्तेमाल होता तो ठीक है ना, हम भी फिर इस पे गौर करते। लेकिन आप खुद कहते हो कि ना हमने प्रॉपर्टी टैक्स से ज्यादा कमाना नहीं है, तो अगर कमाना नहीं है तो फिर मकसद क्या? मकसद यही होगा कि लोगों को सताना, तंग करना है, लोगों को परेशानी में डालना है। मुश्किल से किसी गरीब ने 4 कमरे बनाए होंगे, उन 4 कमरों का टैक्स। महंगाई पे इनका कोई कंट्रोल नहीं। गैस के सिलेंडर की कीमत आज कश्मीर में तो 1235 है, जम्मू में भी शायद उतना ही चल रहा होगा, उसके आगे पीछे। बिजली या तो है नहीं, और जब है तो बिजली का बिल आसमान को छू रही। राशन जो डिपो से आपको मिलता था, या तो मिलता नहीं है, या ज्यादा से ज्यादा 5 किलो ये चावल आपके हवाले करते हो, कहते ना इसी पे जाओ और अपने घर का गुजारा कर लो। तरक्की नाम की कोई चीज नहीं, नए प्रोजेक्ट इनका कहीं नहीं। नौजवानों से वादे हुए कि यहां के नौजवानों को रोजगार मिलेंगे। 5 अगस्त 2019 जब यहां बहुत बड़ा बदलाव आया, उस वक्त क्या कहा कि नौजवानों के रोजगार में रुकावट ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हैं, अब इनको हटा के आप देख लो कितनी तरक्की होगी, कितना रोजगार आएगा। हमने भी
भी कहा शायद हमसे ही कोई गलती हुई होगी, हम यहां रोजगार दे नहीं सके, चलिए इसी बहाने यहां के नौजवान जो हैं वो आबाद हो जाएंगे, उनको रोजगार मिलेगा, उनको नौकरियां मिलेंगी। देखें तब से लेके आज तक कहां लगे वो, उल्टा जहां लिस्ट निकला वहां दूसरे दिन शिकायत और तीसरे दिन लिस्ट ही रद्द। अब आप देखें पुलिस के सब इंस्पेक्टर, लिस्ट बना और बिल्कुल जैसे सदोत्रा साहब ने कहा वहां इल्जाम लगे कि ना पैसों के बुनियाद पे लिस्टों में नाम डाले गए, वो लिस्ट कैंसिल, आज तक वो सब इंस्पेक्टर नहीं लगे। फाइनेंस असिस्टेंट बैंकों में, बाकी जगह जहां इम्तिहान, जहां लिस्ट,